एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज फिर एक बार मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच होता हुआ दिखा, उसके बाद जो सीज फायर हो गया तो लोगों का जहन में एक बात तैरता चला जा रहा है कि क्या सचमुच इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गए हैं या फिर दिखावा के लिए दोनों ने कंप्रोमाइज करते हुए दिखे हैं। ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा बना हुआ है। और गोदी मीडिया की बात कर लिया जाए तो गोदी मीडिया अब इस बात की ओर संकेत देने लगे हैं कि दोनों में ज्यादा नुकसान किसको होता हुआ दिखा है। इन्हीं को लेकर गोदी मीडिया लगातार दिन भर उसी का असेसमेंट करते हुए पूरी तरह नजर आए तो उनका रुझान पूरी तरह इजराइल को ज्यादा पल्ला भारी दिखाता हुआ दिखने लगा तो समझते चले जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है कि नुकसान तो दोनों को हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह छनकर आया कि इजराइल को ईरान के पलटवार का जरा भी आभास नहीं था और पलटवार इतना जोरदार हो जाएगा, उनका तमाम एयर डिफेंस धराशायी होता हुआ दिखेगा तो समझते चले जाइए। इसका गुमान ना अमेरिका को था ना इजराइल को होता हुआ दिखा। और इनपुट के बारे में मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वह सबसे बेहतर और सबसे बड़ा गुप्तचर एजेंसियां है, तो मोसाद भी ईरान के मिसाइलों का जखीरा और मिसाइलों का संख्या, नाना प्रकार के मिसाइलों की जखीरे के बारे में मोसाद ने बिल्कुल सूचना नहीं दी। कहा जा रहा था कि जो बात ईरान के तरफ से कहा गया था तो कोट करने के लिए मोसाद सामने नजर आए, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के जखीरे में एक से एक मिसाइल और भी है। और महत्वपूर्ण बातों को टटोलते चले जाइए। कहा गया कि ईरान ने मिसाइलों का नया टेस्ट जरूर करते हुए इस युद्ध में दिखे, लेकिन ड्रोन के बारे में जो जानकारी और जितनी जानकारी होनी चाहिए था और इस्तेमाल करने की बात आई तो कहा जा रहा है कि ईरान ने इस मामले पे बड़ी रणनीति तैयार की थी। यानी कहा गया था कि मिसाइल का प्रदर्शन होता हुआ दिखेगा, लेकिन ड्रोन ब्रिगेड का इस्तेमाल कम से कम होने की बात रणनीति के तहत किया गया। ईरान की रणनीति यह थी कि युद्ध को लंबा खींचना और इसी के तरफ ईरान बढ़ता हुआ दिखा। और इजराइल की कमी इतनी थी कि इजराइल जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त करने में लगा था, इसीलिए लगातार उन्होंने 50 जेट विमान का इस्तेमाल शुरू कर दिया और अंधाधुंध ईरान के तेहरान पर फायर करना शुरू कर दिया, यानी लॉन्च कराना शुरू कर दिया। तो कहा जा सकता है कि इजराइल चाहता था कि जल्दी से जल्दी तेहरान को घुटने में लाया जा सके, जबकि ईरान की रणनीति थी कि युद्ध को लंबा खींचना है। इसके पीछे ईरान का जो तर्क है उसको समझते चले जाइए। इजराइल लगातार हमास, लेबनान और हूती से युद्ध करता चला जा रहा है और लंबे युद्ध के बाद उनके सैनिक थके महसूस कर रहे हैं और जिस तरह से एयर डिफेंस में जो गोले बारूद थी उसमें भी कमी होता हुआ दिखेगा। तो सब कुछ कमी तो निश्चित तौर पर होता हुआ इसलिए दिखेगा कि लगातार इजराइल हमास हो, लेबनान हो और हूती पर हमला करता चला जा रहा है। उसके बाद ईरान के साथ युद्ध में भी उनको बड़ा शक्ति लगाना पड़ा, बड़े पैमाने पर गोला बारूद का इस्तेमाल ईरान के तेहरान में होता हुआ दिखाया तो समझते चले जाइए। बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ईरान चाहता था कि हर हाल में युद्ध को लंबा खींचा जाए, उसके पीछे जो एक दूसरी तर्क है उसको भी टटोलते चले जाए। कहा जा रहा है कि इजराइल में नेतन्याहू का पूरी तरह से लोग विरोध करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि चुनाव तो अनकरीब होना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का नाम लिए जा रहे हैं, नए नए फ्रंट खोले जा रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह से नेतन्याहू चुनाव से बचते हुए दिखे। नेतन्याहू को यह स्पष्ट जानकारी है कि जैसे ही चुनाव मिलेंगे उसकी तो छुट्टी तय है। नेतन्याहू के खिलाफ में जबरदस्त गुस्सा वहां की जनता में जरूर है और इसीलिए पूरी तरह से इजराइल की जनता भी सड़कों में प्रदर्शन करने के लिए सामने आ ही जाती है। एक तो हमास में आज भी इजरायली बंधक मौजूद है और पूरी तरह से इजराइल अपने बंधकों को छोड़ा नहीं पाया है और लगातार उसके परिजन और उसके साथ में लोगों का प्रदर्शन जारी है। तो कहा क्या जाएगा समझते चले जाएंगे। और जैसे जैसे युद्ध
आगे बढ़ता चला जाता ईरान से और इजराइल के युद्ध से, तो लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा जो सरकार है उसके प्रति होता हुआ दिखा। क्योंकि कहा जा रहा था कि ईरान के हमले तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम या दूसरे जगह पे होते थे तो सायरन बजते ही सभी लोग शेल्टर होम में चले जाते थे। लोग उबने लगे कि कितना दिन शेल्टर होम में रहना पड़ेगा। एक हद होती है। हमास के बाद फिर जैसे ही लेबनान का युद्ध हुआ और लेबनान के बाद हूती का युद्ध में लगातार लोगों शेल्टर होम में जाना और वहां रहना लोगों को अब गवारा नहीं लग रहा है। लोग उससे उब गए हैं। ईरान के साथ 11 दिन युद्ध हुआ तो ज्यादातर लोगों को बंकरों में छिपना पड़ा, रहना पड़ा। इसको लेकर भी पूरी तरह से नेतन्याहू सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा होता हुआ दिखेगा। और पहली बार जब तेल अवीव सुरक्षित नहीं रह सका, जब मोसाद का हेडक्वार्टर, जब तेल रिफाइनरी हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो, तमाम जगह, चाहे एयरपोर्ट हो, बेन गुरियन का एयरपोर्ट हो, चाहे दूसरे बड़े जगह, महत्वपूर्ण जगह है, सभी जगह तो ईरान ने हमला करके एक बात तो साबित कर दिया कि ईरान के पास वो शक्ति है कि वो इजराइल को ध्वस्त करता हुआ दिखेगा। तो समझते चले जाइए। इसके बाद लोगों के जहन में अपने असुरक्षा को लेकर इजराइल में एक तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और इसी का फायदा ईरान लेना चाहता था। इसीलिए ईरान की रणनीति थी कम से कम 30 का ही हिसाब से रॉकेट को लॉन्च किया जाए और उतना धाराशायी करके पूरी तरह से माहौल को नेतन्याहू सरकार के खिलाफ में लोगों का गुस्सा भड़काया जाए। और यही रणनीति पे वो काम करते हुए नजर आ रहे। इजराइल के पास समस्या यह भी है कि उनका वर्ग क्षेत्र जो है वह कम है और उनका घनत्व ज्यादा है। बड़े बड़े बिल्डिंग तेल अवीव में है। बड़े बिल्डिंग के धंसने से इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखता है और सब कुछ घने आबादी के साथ तेल अवीव में बसाए गए हैं, हाइफा में बसाए गए हैं। तो कहा जाता है कि जिस तरह से ईरान की रणनीति थी और जिससे नुकसान ज्यादा से ज्यादा इजराइल को हो रहा था, और यदि 15 से 20 दिन अगर युद्ध और चलता तो कहा जा सकता है कि इजराइल पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिखा। हालांकि इजराइल का पलटवार भी उतना ही जबरदस्त है, लेकिन ईरान के पास बड़ी जमीन है और उनका जनसंख्या भी ज्यादा है और दूर में उनकी आबादी बसी हुई है। सिर्फ तेहरान पे छोड़ दिया जाए तो दूसरे शहरों में काफी बड़े पैमाने पे जमीन मुहैया है। यानी इस मामले को देखा जाए तो इस मामले पे ईरान को एडवांटेज होता हुआ दिखता है। इसी को लेकर इजराइल ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया की वजह से ईरान भी लगातार अपने पैतरे बदल रहा था। तो कहा क्या जाएगा, लेकिन जो कुछ होते हुए दिख रहा है, कहा जा रहा है कि लंबे वक्त तक इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर नहीं रह सकते। दोनों कंट्री अपने अपने देशों में अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं और इस बात का पता लगा रहे हैं कि कैसे और कब इस चीजों से निपटा जाए और जो समस्या पैदा हुई उसका निराकरण क्या है। लेकिन ईरान के तरफ से जब ड्रोन का जखीरा डाले जाएंगे, उसको जब इजराइल में भेजा जाएगा तो कहा जा रहा है कि और ज्यादा विध्वंस इजराइल में आता हुआ दिखेगा। बात ईरान की राजनीति में नजर रखने वाले आसानी से कहते हुए नजर आए। इसलिए ईरान ने खासकर अपने ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल 11 दिनों में नहीं किया। वो लगातार करते हुए नजर आते थे, लेकिन बड़े बड़े और भी ड्रोन, खतरनाक ड्रोन ईरान के पास ड्रोन मौजूद थे जिसका इस्तेमाल वो कर सकते थे, वो किए नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि और भी बैलिस्टिक मिसाइल और भी खतरनाक मिसाइल ईरान के जखीरे में है जिसका इस्तेमाल अभी तक ईरान ने नहीं किया एक रणनीति के तहत। और दोनों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण बात और बताते चले, ईरान की एक रणनीति थी जिसके तहत वो हमास से जो हमले हो रहे थे उसको वॉच करते हुए नजर आते थे कि कितने बड़े डेंसिटी पे हमले हो रहे हैं और कहां पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकता है। इसे बड़े पैमाने पर वो वॉच करते हुए नजर आए। और जब हिजबुल्लाह का लड़ाई शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह बड़े पैमाने पर इजराइल में प्रहार करते हुए नजर आने लगे। तो हिजबुल्लाह ने भी नुकसान तो इजराइल को जरूर किया और कहा जा रहा था कि ईरान इसी ताक में लगा हुआ था, सब कुछ वॉच कर रहा था कि हिजबुल्लाह की जो लड़ाई की रणनीति थी और हिजबुल्लाह के जो मिसाइलों में जो दम था उसको कितना रोक पा रहा इजराइल और इजराइल की डिफेंस सिस्टम।
और इसी का फायदा पूरी तरह से ईरान ने उठाना शुरू किया, क्योंकि ईरान के पास पूरा सटीक इनपुट था। उनके एयर डिफेंस की जो प्रतिक्रिया है वो किस स्तर पे है और कैसा है, और कहा जा रहा था इसीलिए लगातार हमास के बाद हिजबुल्लाह और उसके बाद हूती का युद्ध पूरी तरह से इजराइल को घेरने के लिए था। और पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह सब ईरान के प्रॉक्सी जरूर है। ईरान ने पहले प्रॉक्सी के माध्यम से इजराइल को आर्थिक कमजोर किया, उनके गोले बारूद खत्म किए, उसको लगातार हर तरह का नुकसान करा लिए। उसके बाद ऐसा माहौल ईरान ने तैयार किया जिससे इजराइल मजबूरी में आकर ईरान पर हमले करने के लिए मजबूर हो गए। ईरान की रणनीति थी कि इजराइल को बिल से बाहर करने के लिए पूरी तरह से उसको उकसावे वाला काम किए जाएंगे, तो इजराइल उकसावे में आ जाएगा और वो स्ट्राइक कर देगा। और वही हुआ। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया तो ईरान को कहने का मौका मिल गया कि मैंने तो युद्ध की शुरुआत नहीं किया, मेरे पर युद्ध थोपा गया और युद्ध के मार्फत, दबाव के मार्फत शांति स्थापित करने की बात किया जा रहा है, जिसे ईरान स्वीकार नहीं करे। बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। और इस तरह एक नए नैरेटिव की तरफ इजराइल और अमेरिकी का रणनीति साफ साफ काम किया, उसको भी टटोलते चले जाइए। एक माहौल जो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ में इजराइल में था, उसको दबाने के लिए उल्टा प्रचार प्रसार किया गया कि खमेनेई के खिलाफ में ईरान के प्रति लोगों का गुस्सा है। और जब पहली बार खमेनेई का जो कद है पूरे मिडिल ईस्ट के साथ वर्ल्ड में तमाम लोगों को टटोलते चले जाइएगा, तो खमेनेई का कद बढ़ता हुआ नजर आया। इसके पीछे जो तर्क बताए जा रहे हैं, इजराइल भी शक्तिशाली देश है और अमेरिका तो पूरे विश्व का चौधरी तो जरूर बनता है, और सबसे बड़ा सुपर पावर का तमगा तो अमेरिका के पास मौजूद है। और दोनों से युद्ध करने के लिए जब ईरान का खमेनेई तैयार थे तो उनका कद तो वर्ल्ड में जरूर बढ़ता हुआ दिखा, जबकि उल्टा था। जबकि बात उल्टी थी, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ में जबरदस्त गुस्सा है, चुनाव होना था और युद्ध करके पूरी तरह से अपने चुनाव को टालने की प्रक्रिया पे लगातार नेतन्याहू आगे बढ़ते हुए नजर आए। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो चुनाव कराने पड़ेंगे और नेतन्याहू को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखेगा। तो कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में जो कुछ होता हुआ दिखा वह अभी फिलहाल के रूप में सीजफायर है। आने वाला वक्त में और ज्यादा प्रहार एक दूसरे के खिलाफ किए जाएंगे, और इस बार इजराइल के साथ साथ अमेरिका को फिर से एक बार घेरने की रणनीति बनाया गया है और ईरान के हाथों में दी गई है। और खमेनेई इसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे और राजनीतिक गलियारों पर और युद्ध नीति पर नजर रखने वाले इस बात की ओर संकेत देने लगे हैं। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, जो है इनका बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जोहार।